गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं 28 दिसंबर 2021 का न्यूज़पेपर एनालिसिस द फंडा बॉक्स के साथ। आज का हमारा कोट है द प्राइस गुड मैन पे फॉर इंडिफरेंस टू पब्लिक अफेयर्स इज टू बी रूल्ड बाय इविल मैन। यहाँ पे प्लाटो की कोट है, बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, यूपीएससी 2 बार पूछ चुकी है। ये कोट क्या बोलती है कि अगर अच्छे लोग पब्लिक अफेयर्स में, पॉलिटिक्स में, ब्यूरोक्रेसी में हिस्सा नहीं लेंगे तो उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो कीमत क्या होगी कि उनको बुरे लोगों के हाथों रूल होना पड़ेगा। सो ऑल द गुड मैन शुड टेक पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, इन पब्लिक अफेयर्स एंड सिविल सोसाइटी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम चलते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ। पहली चीज जो हम देखेंगे वो है ब्रिज विद लाइफ। क्या है ब्रिज विद लाइफ? बेसिकली मालिलोंग एक जगह है मेघालय में जिसको बेस्ट एनवायरमेंटल प्लेस का भी दर्जा मिला हुआ है एशिया के अंदर। याद रखिएगा, मालिलोंग को बेस्ट एशियाटिक इको स्पॉट का दर्जा मिला हुआ है, सबसे साफ जगह का। तो ये इस जगह पे रूट ब्रिजेस मिलते हैं। रूट ब्रिजेस के ऊपर यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये रूट ब्रिजेस बहुत सारे मल्टीपल पेड़ों की जड़ों को मिला के बनाए जाते हैं और नदियों को या छोटी छोटी स्ट्रीम्स को पार करने के लिए काम में आते हैं। ये खासी विलेजर्स यूज करते हैं। तो इन रूट ब्रिजेस के ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है, पीएससीज में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलेंगे, पंजाब में सैक्रिलेज के ऊपर बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। बहुत सारे देशों ने, 6 नेशंस ने इमीडिएट एड के लिए कॉल किया है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रही है, वहां पे इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है और ओआईसी कंट्रीज और बहुत सारी कंट्रीज फंड बना के अफगानिस्तान को हेल्प कर रही है। यहाँ पे इंडिया भी आगे आ चुका है, जैसा हमने 3 से 4 दिन पहले देखा था। एस जयशंकर का स्टेटमेंट आया था कि अफगानिस्तान को सभी लोगों को मिलकर मदद करनी होगी। अगर इंडिया के स्टेक्स देखे जाए तो इंडिया के स्टेक्स अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा है। जैसा कि हमने बात करी थी, एक तो हमारा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर अफगानिस्तान के जरिए होके गुजरता है, जैसा हमने पहले भी देखा था फ्रेंड्स। यहां से ये इंडिया का आपका कार्गो जाएगा, ईरान के छाबर में उतरेगा, छाबर से आ जाएगा अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान की हम रेल लाइन यूज कर रहे हैं, जारंज देलाराम रेल लाइन, जो तुर्कमेनिस्तान, आपके उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान को कनेक्ट करते हुए यहाँ तक की रशिया तक की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगी। तो ये जो पूरी कनेक्टिविटी, ये पूरी इंडिया के लिए बहुत एसेंशियल है। ये इंडिया को साउथ एशियन सॉरी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ लिंक करती है और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ ज्वाइन करती है। तो अफगानिस्तान एक इसका इंपॉर्टेंट प्लेयर है। दूसरी चीज, अफगानिस्तान में इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। वी हैव अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट देयर। वहां पे इंडिया के माइनिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग इंटरेस्ट है। और स्ट्रेटेजिक लेवल पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान ट्रेनिंग और ब्रीडिंग ग्राउंड है टेररिस्ट का। तो वो जो टेररिस्ट का ट्रेनिंग और ब्रीडिंग ग्राउंड है, उनकी सफाई के लिए हमें वहां पे सॉफ्ट पावर ले जाके और स्ट्रेटेजिकली उस लोकेशंस को एलिमिनेट करना पड़ेगा और अफगानिस्तान का डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो डेवलपमेंट होता है तो डेफिनेटली इंडिया भी वन ऑफ द बेनिफिशियरीज रहेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कैपिटल लूजिंग इट्स ट्रीज टू कॉन्क्रीटाइजेशन। इस कॉन्क्रीटाइजेशन को क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट जंगलिंग। कॉन्क्रीट की जंगलिंग हो जाती है जहां पे इसकी वजह से नुकसान क्या होता है फ्रेंड्स? चलिए, तो एक तो रूल्स की बात होगी, लेकिन अगर आपके एनवायरमेंट में क्वेश्चन आएगा तो कॉन्क्रीटाइजेशन का बेसिक नुकसान क्या क्या है? पहला नुकसान कि आपका जो वाटर रिचार्ज होना चाहिए वो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इम्पोरस आपका जो लोकेशन है वो पोरस नहीं बसती, तो उसकी वजह से वाटर आपका डाउन द ड्रेन, डाउन द लाइन नहीं जा पाता, तो वाटर रिचार्ज इफेक्ट होता है। दूसरी चीज, आपका अर्बन हीट आइलैंड डेवलप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस टर्म को बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड। क्या होता है अर्बन हीट आइलैंड? अर्बन हीट आइलैंड होता है कि आपके कंक्रीट के बहुत सारे जंगल्स हैं। कंक्रीट के जंगल्स क्या है? ये बहुत सारी कंक्रीट की बिल्डिंग्स हैं। फिर आपने इन बिल्डिंग्स के नीचे वाला जो एरिया है इसको भी कॉन्क्रीटाइज कर दिया, तो जब रेज आपके ऊपर फॉल करती हैं तो वो उठ नहीं पाती और एयर का सर्कुलेशन आपकी बिल्डिंग की वजह से दब जाता है। हीटिंग, क्योंकि कंक्रीट है
कंक्रीट आपका हीट एब्जॉर्बर होता है और हीट एब्जॉर्ब करता है और रेडिएट करता है, तो रेडिएशन आपकी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और फिर वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अर्बन आइलैंड में टेम्परेचर आपका 2 से 3 और कई बार 5 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर जाता है। तो इसी को कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड। इसकी वजह से कई बार डेवलप भी होता है हमारा एक और फीचर जिसको हम कहते हैं अर्बन डस्ट डोम। डस्ट डोम। सो ये इसका दूसरा नुकसान है कि अर्बन हीट आइलैंड आपका डेवलप होता है कॉन्क्रीटाइजेशन की वजह से, रेगुलर कॉन्क्रीटाइजेशन की वजह से ग्रीनरी खत्म होती है, आपकी बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट होती है, बायोडाइवर्सिटी भी खत्म होती है और कहीं ना कहीं आपकी जो सोशल फॉरेस्ट्री और अर्बन फॉरेस्ट्री के जो फीचर्स है वो इम्पैक्ट होते हैं। तो नॉइज पोल्यूशन बचाया जा सकता है अगर हम अर्बन फॉरेस्ट्री करें, तो नॉइज पोल्यूशन बढ़ता है, आपका एयर पोल्यूशन बढ़ता है, ठीक है, और ग्रीन स्पेसेस कम होने लग जाते हैं। तो इसलिए हमें कॉन्क्रीटाइजेशन को अवॉइड करने की जरूरत है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि किस तरह से थार डेजर्ट एक्सपैंड हो रहा है बहुत तेजी से और लैंड डिग्रेडेशन इसके साथ बढ़ रहा है। तो दो टॉपिक जुड़ गए। अब हमें क्या देखना है कि पहली चीज थार डेजर्ट क्या है। थार डेजर्ट को फ्रेंड्स जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है वो डील करती है इस तरह से कि दो तरह के थार डेजर्ट है। एक है छोटा थार डेजर्ट दैट इज लिटिल थार और ग्रेट थार। दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जो मेजर आपके सैंड ड्यून्स वाले एरिया है उसको लिटिल थार बोल देते हैं, जबकि आपका कच्छ से लेके ऊपर श्री गंगानगर तक का जो एरिया है वो ग्रेट थार के काउंट में आता है। बेसिकली जब भी आप इंडिया का मैप बनाते हैं, ये इंडिया का आपका एक मैप है। तो ये जो एरिया है जहाँ पे 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर की रेनफॉल फॉल करती है, तो ये 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट हो गया आपका लिटिल थार और ये 40 सेंटीमीटर वाला पार्ट हो गया इंक्लूड करते हुए ग्रेट थार। तो ये पूरे हिस्से को थार डेजर्ट कहा जाता है। तो इसकी लोकेशन ऐसी क्यों है, क्यों थार डेजर्ट बनता है? तो हम मैप के थ्रू एक बार इसको देखते हैं कि थार डेजर्ट के बेसिक इश्यूज क्या है। बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ देखिए, ये आपका थार डेजर्ट है। तो थार डेजर्ट अगर आप देख पा रहे हैं तो अरावलीज के उस साइड में है, अरावलीज के वेस्टर्न साइड में है। तो यहीं पे थार डेजर्ट क्यों फॉर्म हुआ? इसके दो मेजर कारण हैं यहाँ पे थार डेजर्ट के फॉर्मेशन के। वो है कि आपकी अर्बन अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से दो शाखाएं हमारी मानसून लेके आती हैं। लेकिन जब वो मानसून लेके आती है तो क्या होता है, क्योंकि थार डेजर्ट इस प्रकार से है, ये अरावली रेंजेस है वो इस प्रकार से है, और जब अरेबियन रेंज सी से जब हमारी रेनफॉल रेन बियरिंग विंड्स ट्रेवल करती हैं तो इस तरह से ट्रेवल करती है जो कि पैरेलल टू अरावलीज रह जाता है। तो पैरेलल टू अरावली रहने की वजह से क्या होता है, हमारी ओरोग्राफिक रेनफॉल जो होती है, जो कि हमारी पहाड़ के कारण रेनफॉल होती है, बादल ऊपर उठते हैं तो रेनफॉल होती है, पैरेलल टू अरावली रेनफॉल हमारी बंद हो जाती है, ये नहीं होती। तो जब पैरेलल टू अरावली वाली रेनफॉल बंद हो गई और दूसरी चीज बे ऑफ बंगाल वाली जो रेनफॉल है वो यहाँ तक आते आते बहुत मध्यम पड़ जाती है, बहुत धीमी पड़ जाती है और अरावली की वजह से उस साइड क्रॉस नहीं कर पाती। ये पैरेलल रह गया अरावली के और वो अरावली की वजह से क्रॉस नहीं कर पाया। तो इस वजह से आपका यहाँ वाला हिस्सा ये पूरा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट के रूप में कन्वर्ट होता है। अब इसका डिजर्टिफिकेशन क्यों बढ़ रहा है फ्रेंड्स? इसके दो चार मेजर कारण हैं जो कि आप देख सकते हैं। डेजर्टिफिकेशन बढ़ने का जो पहला कारण है वो है बहुत ज्यादा रैंचिंग, पशुपालन बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से आपकी ग्रास हटती है, ग्रासेस की वजह से मिट्टी लूज होती है और वो सॉइल डिग्रेडेशन धीरे धीरे शुरू हो जाता है। दूसरी चीज है आपका इस एरिया में सैलिनिफिकेशन और कैल्सिफिकेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो कैल्सिफिकेशन जब होता है तो कैल्सिफिकेशन आपकी जमीन को, आपकी अपर मोस्ट सॉइल लेयर को इनफर्टाइल कर देता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये वाला इश्यू और भी ज्यादा बढ़ता है। थर्ड रीजन है डिग्रेडेशन ऑफ अरावली। डिग्रेडेशन ऑफ अरावली क्यों? ये एक बहुत मेजर रीजन है। रीजन बीइंग कि जब भी आपकी हवाएं चलती हैं और सैंड ड्यून्स को इधर खिसकाने की कोशिश करती हैं तो अरावली रेंज के इधर
वाली जो शाखा है, जो हमारी इधर वाली बेल्ट है, उस जगह पे आपकी वो सैंड ड्यून्स या सैंड नहीं पहुंच पाती, ट्रेवल नहीं कर पाती। अब अगर अरावलीज नहीं रहेंगे और इनके बीच में पासेज क्रिएट हो जाएंगे, जैसा ये कई बार हो चुका है हमें पुष्कर में, जैसा कि ये देखने को मिलता है, तो यहाँ पे फिर आ जाएगी आपकी प्रॉब्लम सैंड ड्यून्स की, और इस वजह से आपका बढ़ जाएगा सैंड, आपका लैंड डिग्रेडेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है फ्रेंड्स? तो आप एक टर्म याद रखिएगा, वो टर्म है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, LDN 2030। ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी एक टारगेट है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर कॉम्बैट ऑफ डिजर्टिफिकेशन का भी एक टारगेट है, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। रिसेंटली इंडिया में मीटिंग हुई थी, इसके हम फीचर्स देखेंगे डिटेल में, हमारे अगले सेक्शन में हम इसकी डिटेल में देखेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट थार डेजर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी हमारे सिलेबस में काफी ज्यादा चल रहा है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में काम आ सकता है। नेक्स्ट हम चलेंगे परसिस्ट विथ प्रोब। तो पिगेसस की जो रीसेंट रिपोर्ट आई है, उसने बोला है कहीं ना कहीं आपको एक लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाना पड़ेगा, एक बैलेंस बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट इंटरवेंशन ऑफ डेटा के अंदर, और साथ ही साथ आप किस तरह से उस इंटरवेंशन को देखते हैं और किस तरह से लोगों की राइट टू प्राइवेसी का ध्यान रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले पेगासस वाला इशू देखते हैं कि पेगासस में क्या इशू चल रहा है रिसेंटली। तो पेगासस एक इजरायली सॉफ्टवेयर है, जैसा कि हम मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं। इस इजरायली सॉफ्टवेयर में क्या हुआ है, दिस पेगासस ये एक इजरायली सॉफ्टवेयर है, इजराइल ने डेवलप किया है, इजराइल की गवर्नमेंट ने डेवलप किया था फॉर सर्वेलेंस। 0 क्लिक्स पे काम करता है, अगर आप कुछ नहीं भी क्लिक करते हैं तो यहाँ तक कि व्हाट्सएप कॉल्स के थ्रू भी इंस्टॉल हो सकता है। तो 0 क्लिक पे ये पेगासस सॉफ्टवेयर काम करता है, और ऐसा लीक किया गया कि भारत समेत कई देशों की सरकारों ने और अलग अलग लोगों ने बहुत सारे मंत्रियों की एवं अन्य लोगों की साइबर सर्वेलेंस किया। साइबर सर्वेलेंस एक तरह से साइबर सिक्योरिटी का हिस्सा है, और साथ ही साथ हमारी प्राइवेसी को एब्रोगेट करता है। हमारी प्राइवेसी कैसे, किस केस में आएगी, उस केस का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। वो केस है केएस पुट्टू स्वामी केस। तो केस पुट्टू स्वामी केस में क्या हुआ था, सरकार ने बोला था कि राइट टू प्राइवेसी, RTP, राइट टू प्राइवेसी आएगा अब से आपके आर्टिकल 21 के अंदर। PUCL वाले केस का भी ध्यान पड़ना पड़ेगा। PUCL का केस हुआ था, सिविल यूनियंस वर्सेस PUCL केस, उसके अंदर भी सरकार ने बोला कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 19 का पार्ट है। तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का पार्ट होने के बाद राइट टू प्राइवेसी हो जाती है एट मोस्ट एसेंशियल। और इसके लिए सरकार ने फिर बैठाई थी श्री कृष्णा कमिटी। ये ब्रीफ हिस्ट्री है श्री कृष्णा कमिटी। और श्री कृष्णा कमिटी ने क्या काम किया फ्रेंड्स? श्री कृष्णा कमिटी ने काम ये किया कि उन्होंने बनाया डेटा प्रोटेक्शन बिल। उनकी मदद से बना डेटा प्रोटेक्शन बिल, कि आपके डेटा को और आपकी प्राइवेसी को किस तरह से बचाया जा सकता है। तो ये था एक ब्रीफ नॉलेज अबाउट राइट टू प्राइवेसी एंड इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस। और अब ये कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को पेगासस ने सर्वेल किया है, तो कहीं ना कहीं हमें इसकी एक लॉजिकल जांच बिठानी चाहिए, ऑथर ये कहता है। पर हमारे काम का इसके अंदर है कि पेगासस क्या था और हम किस तरह से पेगासस जैसे थ्रेट्स के साथ इन फ्यूचर डील कर सकते हैं। टेस्टिंग द रेड लाइंस इन ईरान न्यूक्लियर टॉक्स। ईरान न्यूक्लियर टॉक्स क्या है? वियना कन्वेंशन, ज्वाइंट, इसमें ज्वाइंट कंप्रेहेंसिव प्लान बना ऑफ एक्शन, JCPOA, जैसा कि आप देख सकते हैं। So basically this joint comprehensive plan of action, JCPOA, इसको एक और नाम से जाना जाता है कि P5+1 के साथ ईरान की मीटिंग हुई। P5+1 क्या है? परमानेंट 5 मेंबर्स प्लस 1 कौन है? जर्मनी। जर्मनी, इन लोगों ने की ईरान से मीटिंग, और ईरान ने डिसाइड किया कि न्यूक्लियर प्लान के साथ किस तरह से प्रोसीड करना है और न्यूक्लियर वेपनाइजेशन में नहीं जाना। ट्रंप के जाने के बाद अब ये प्लान वापस शुरू हुआ है, लेकिन अलग अलग लोगों के अलग अलग से हैं, और ये आर्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं। एक बार ये लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच जाए, उसके बाद हम करेंगे इस आर्टिकल की डिटेल्ड स्टडी। एज एंड मैरिज, जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, बहुत दिनों से, इनफैक्ट 4-5 दिन पहले लेजिस्लेशन, एक कैबिनेट अप्रूवल हुआ। कैबिनेट अप्रूवल क्या हुआ? कैबिनेट अप्रूवल में ये कहा गया कि फीमेल्स की मैरिज एज को बढ़ा के 18 से 21 कर दिया जाए।
और 18 से 21 करने का रीजन क्या दिया कैबिनेट अप्रूवल ने कि न्यूट्रिशन की बेहतरी के लिए। तो न्यूट्रिशन की बेहतरी के लिए आप 18 से बढ़ा के फीमेल्स की एज कर रहे हैं 21, और अगर आपको न्यूट्रिशन बेहतर, और इसके लिए क्या किया जा रहा है, मल्टीपल एक्ट्स में चेंजेस किए जाएंगे। द हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, सब में चेंजेस किए जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज एक्ट, इन सब में चेंजेस किए जाएंगे। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना फ्रेंड्स ये? समता पार्टी की चीफ है जया जेटली। जया जेटली जी की कमेटी के रिकमेंडेशन पे, जया जेटली जी की कमेटी की रिकमेंडेशन पे आपका ये पैनल बना था कि फीमेल की न्यूट्रिशन में किस तरह से मदद की जा सकती है। उसमें उन्होंने एक ये पॉइंट दे दिया कि आप फीमेल्स की एज को, मैरिजेबल एज को 18 से 21 बढ़ा दीजिए, ताकि उनकी जो चॉइस ऑफ उनकी जो चॉइस है वो बढ़ सके और वो अपने न्यूट्रिशन का खुद ध्यान दे सके। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 ऑलरेडी एनफोर्स्ड है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आता है कि आपका आपके चाइल्ड को 18 साल से कम की उम्र में फीमेल को मैरिज नहीं किया जा सकता। क्यों तक? तो क्या ये सक्सेसफुल है? एक सर्वे कहता है कि 23% फीमेल्स 18 साल से कम की उम्र में शादी हो जाती है, 23% फीमेल्स की। तो ऑलरेडी एक लॉ है, हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो क्या दूसरे लॉ को इंप्लीमेंट कर पाएंगे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दूसरी चीज की इसको करने का दूसरा तरीका हो सकता है, जो कि हो सकता है सोशल अवेयरनेस अबाउट विमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। आपको याद होगा 1970 का दशक, जहां पे एक टर्म आता है बूमरैंग। बूमरैंग इफेक्ट क्या होता है कि आप किसी भी चीज को प्रोहिबिट करेंगे तो वो चीज उतनी ही ज्यादा एकदम से और बढ़ जाती है, लोग डर जाते हैं। जैसा कि हमारे जनसंख्या नियंत्रण जो 1975 से लेके आपका 1978 तक चला था, उसके अंदर ये वाली चीज हुई थी। तो कहीं ना कहीं आपको रेट्रीब्यूशन से ज्यादा रिफॉर्मेशन पे ध्यान और अवेयरनेस पे ध्यान देने की जरूरत है। और न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए सर गवर्नमेंट इंटरवेंशन लाइक ICDS, PMMY और इस तरह के आंगनबाड़ी इंटरवेंशंस लेने की ज्यादा आवश्यकता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम मूव करेंगे, कैन इंडिया बिकम अ टेक्नोलॉजी लीडर। यहाँ पे ऑथर ये कह रहे हैं कि भैया इतने बड़े बड़े टेकीज प्रोवाइड करवा रहे हैं वर्ल्ड को, अलग अलग तरह के टेकीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर हेड बाय इंडियन टेकीज, तो क्यों नहीं इंडिया टेक्नोलॉजी लीडर बन जाएगा? तो उसके अंदर इनका कहना ये है कि यूएस में और इंडिया में एक अंतर है कि यूएस में है इनविजिबल हैंड। किस चीज का इनविजिबल हैंड है वहां पे? यूएस की गवर्नमेंट का वहां पे एक इनविजिबल हैंड है। वहां पे गवर्नमेंट एक इनविजिबली सपोर्ट करती है लोगों को। चाइना ने भी इसी मॉडल को रेप्लिकेट किया। चाइना फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बना। चाइना लो वैल्यू एडिंग सेगमेंट में फंसा हुआ था, तो अब वो 2011 के गवर्नमेंट के प्लान के बाद न्यू स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज में मूव कर रहा है। तो इंडिया को भी इस तरह से वैल्यू चेन मैकेनिज्म में आके और न्यू स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज की तरफ मूव करने की आवश्यकता है। पहले अपने आप को वैल्यू चेन का हिस्सा बनाने की जरूरत है। चाइनीज एक्सपीरियंस क्या कहता है? चाइनीज एक्सपीरियंस ये कहता है कि भाई आप अपनी स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज है उनको बिल्कुल बंद मत कर दीजिए। आप क्या कीजिए कि स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज को आप चलने दीजिए, लेकिन आप स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज को स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में यूज कीजिए, जैसे कि स्पेस हो गया या रिसर्च एनालिसिस हो गया, और बाकी जो लो वैल्यू एडेड चैनल्स हैं या जो जहां पे प्राइवेट सेक्टर अच्छा कर सकते हैं, वहां प्राइवेट सेक्टर के ऊपर चीजों को छोड़ दीजिए। इंडिया में अपॉर्चुनिस्टिक कॉस्ट क्या है कि दुनिया में सबसे ज्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो ग्रेजुएट है स्टेम ब्रांचेस के, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, वो इंडिया में ही होते हैं। 32% फॉर इंडिया इन 2019, हाईएस्ट अमंग ऑल कंट्रीज, यूनेस्को का डेटा कहता है ये वाली चीज। और टर्शियरी स्टूडेंट्स इन इंडिया आर एनरोल्ड इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। इट वाज 60% फॉर दोज फॉर अ बैचलर्स डिग्री in 2017, while the average for G20 countries was 33%। तो बेसिकली हमें मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और स्टेम वाली चीज को जो है वो मिलाना होगा, हमारे स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना होगा, और इस तरह से कहीं ना कहीं हम यूएस और चाइनीज मॉडल्स हैं उनको आगे बढ़ा के उनको रेप्लिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, नीदर बैन नॉर रेगुलेट क्रिप्टो। एक्चुअली गवर्नमेंट क्लियर नहीं है अभी तक कि गवर्नमेंट बैन कर रही है क्रिप्टो को, रेगुलेट कर रही है।
कभी कोई स्टेटमेंट आता है, कभी कोई स्टेटमेंट आता है। अभी रिसेंटली हमने क्रिप्टो को बैन तो किया है, लेकिन अभी तक हमने क्रिप्टो की ट्रेडिंग को बैन नहीं किया है। तो क्या हम क्रिप्टो की ट्रेडिंग को बैन कर पाएंगे? पहली चीज ऑथर कहते हैं कि भाई हमारे पास वो रेगुलेटरी कंट्रोल नहीं है, इतना रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और ना हम डेवलप कर पाएंगे कि हम क्रिप्टो को रेगुलेट कर लें। तो इसका क्या तरीका होता है कि इसको रेसेसिवली डिग्रेड होने दिया जाए अपने आप। इसको बिल्कुल क्लियर बना दिया जाए कि गवर्नमेंट कभी भी लीगलाइज नहीं करेगी क्रिप्टो करेंसीज को। क्यों लीगलाइज नहीं करेगी क्रिप्टो करेंसी को? क्योंकि ये एक्सेसिव फाइनेंशियलाइजेशन की तरफ चला जा सकता है एक रास्ता। रेकलेस मनी सप्लाई हो सकती है, और वॉल स्ट्रीट का जो 2008 का क्राइसिस याद होगा फ्रेंड्स, वो इसी वजह से, इसी रेकलेस और एक्सेसिव फाइनेंशियलाइजेशन की वजह से हुआ था, जहां पे वो हाउसिंग क्राइसिस आया था, और सारे बैंक्स और बहुत सारी चीजें, हमारा सिस्टम फेल कर गया था। हमारे होम मिनिस्टर ने कहा है दैट बेटर कोऑर्डिनेशन इज नीडेड बिटवीन एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ। क्यों फ्रेंड्स? कौन अच्छा कोऑर्डिनेशन का चैनल क्या होता है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ में? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में एक एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एक एसडीआरएफ है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। और इन सबको कोऑर्डिनेट कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन सबको कोऑर्डिनेट करता है। तो वहां पे तो आपकी कोऑर्डिनेशन एजेंसी बन गई, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे कोऑर्डिनेशन इसका काफी कम टफ हो जाता है। तो इसके बेटर सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत है। वोटर आधार आईडी और आधार के लिंक का बिल आया है, एक बार इसको पास होने देते हैं, और उसके बाद हम इस पे फिर आगे की चर्चा कर पाएंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम चलेंगे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पे, और यहाँ पे मेन आर्टिकल है आज का, यूएस स्ट्रेटजी ऑफ एशिया पिवट। एशिया पिवट किस तरह से? यूएस एशिया पैसिफिक का एक सेल बना चुका है। यूएस साउथ एशिया पे फोकस कर रहा है, इंडियन ओशन पे फोकस कर रहा है, कहीं ना कहीं चाइना को बांधने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो बेसिकली मेजर चैलेंजेस क्या आ रहे हैं यहाँ पे यूएस के पास, कि उनका ट्रेड डेफिसिट चाइना में बढ़ता जा रहा है, और चाइना के साथ बढ़ता जा रहा है, और चाइना के साथ वो बीट नहीं कर पा रहे। आसियान कंट्रीज का टिल्ट भी चाइना की तरफ हो रहा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए वो कहीं ना कहीं एशिया पाइवट स्ट्रैटेजी लाने की तलाश में है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वील हैव अ मीटिंग सून टुमारो। थैंक यू।